हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं परसेंटेज का चौथा पार्ट, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, आय और व्यय बचत के ऊपर आधारित एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं। तो इसमें और हमने जो पिछले पार्ट में जनसंख्या वाला पार्ट किया था, उसी के हमने दो ही सवाल हमने पिछले वाले पार्ट में किए थे। तो आज हम उसके और सवाल इस पार्ट में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने पार्ट 4 में, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं जनसंख्या वाले और क्वेश्चन, जिनकी हमने पिछले पार्ट में भी बात की थी। तो उन सवालों की बात हम इस पार्ट में करने वाले हैं। तो देखिए सवाल, देखिए एक कस्बे की जनसंख्या है वो 7,35,000 है और इसमें 12% की दर से क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये कहता है 2 साल बाद में उस कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों। तो ये हमें यहां बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि इसके मान क्या आएंगे। देखो, जनसंख्या 7,35,000 है, यानी जनसंख्या आपकी है 7,35,000। और इस 7,35,000 का जो जनसंख्या दे रखी है, इसमें जो आपको पता है 12% प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। तो मैं कहूंगा जी 12% का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 12% का फ्रैक्शन तो आपका 3/25 यानी कि 3/25 होता है। ये कैसे निकालते हैं अपन। जिन बच्चों को अभी ये पता नहीं है कि कैसे निकलता है फ्रैक्शन, तो वो क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को हटा सकते हैं। यहां से परसेंट उठाएंगे तो बटे में 100 आएगा। और अब इनको 4 से काट लो, 4 से 12 3 बार कटेगा, 4 से 100 25 बार कटेगा। इसका मतलब 25 रुपए है, उस पर 3 रुपए क्या मिलता है, अगले साल बढ़ के मिलती है। यानी आपकी जनसंख्या पिछले साल 25 थी, तो आगामी ईयर्स आपकी कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो बताइए 12% की दर से बढ़ रही है, तो अगले साल वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, आपकी 12% बढ़ के 28 हो जाएगी। तो बताइए आपकी पहले जनसंख्या कितनी थी, 25 थी, जो 3 बढ़ के 28 हो गई है। और ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा। तो कहेंगे सर 2 वर्ष बाद पूछा है, तो हमें ऐसा 2 बार करना है। ऐसा हम 2 बार कर सकते हैं, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलो जी, सवाल को यहां से काट लेते हैं अपन। बोलो, 25 से हम इस 100 को काट लेंगे, 25 चौक 100, 4 बार कटेगा ये। 25 से हम इसको और काट लेते हैं, तो 25 दूनू 50, यहां 23 बच गए, 5 25 नामा 225, 10 बच गए आपके 100, तो 25 चौक 100, ये इतना आ गया। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू 4 16 हो गया, और 29 को 4 से किया तो 116 हो गया, तो 117 आपके ये 1176 आ गया। इंटू 28 का वर्ग कितना होता है, 784 होता है। 28 का वर्ग 784 होता है दोस्तों। तो अब मैं कहता हूं इतनी बड़ी क्वांटिटी आ रही है, हम डिजिटल सम लगा लें, यहां पर डिजिटल सम लगा लें। तो मैं कहूंगा यहां पर देखो डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, यहां से डिजिटल सम निकाल लो आप। 1 और 8 कितने हो गए, 12 और 5, 12 और 7 कितने हो गए, 19, 19 का योग होगा 9 और 1 10, 10 का क्या होगा, 1 होगा डिजिटल सम। इधर 7 और 6 13 और 1 14 और 1 15, 15 का डिजिटल सम कितना आएगा, 6 आएगा। तो बताइए 6 गुणा 1 क्या आएगा, 6 एकम 6 आएगा। यानी डिजिटल सम 6 आना चाहिए, और इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 6 चौक 24, यानी अंत में 4 आना चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन को तुम चेक ही नहीं करेंगे, इसके अंत में 4 नहीं आ रहा है। हम इन दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे अपन। तो यहां से देखो 6 और 4 10 और 8 18 और 1 19, 19 और 9 कितने हो जाएंगे, 28। 28 का जो डिजिटल सम आएगा वो 8 और 2 10 यानी 1 आएगा। तो ये भी सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। यहां से 8 और 4 12 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 21, और एक 22, 22 और आपके 2 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 36, वो 33, 33 को 3 और 3 6, यानी यही सवाल का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, डिजिटल सम से करना है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम ऐसे करेंगे, समय लग जाएगा। तो आप समय नहीं लगा के इसको डायरेक्टली क्या कर लीजिए, डिजिटल सम से हल कर लीजिए, प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। तो सवाल नंबर 2 देखिए,
एक वॉशिंग मशीन है का मूल्य 3 वर्ष में 40,960 से घटकर 21,970 हो गया। तो ये कहता है मूल्यह्रास की वार्षिक दर बताओ कि इसमें कितने परसेंट की यानी सालाना कमी हो रही है, ये आपको सवाल में बताना है। तो यहां देखो 40,960 था, उससे 2197 हो गया। तो देखो बिल्कुल आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बड़े ही शानदार तरीके से हल करना है आपको। यहां देखो इस क्वेश्चन को, सवाल को समझो। बताइए पहले कितनी थी जनसंख्या, तो आप कहेंगे वो मशीन का मूल्य कितना था, 40,960 था दोस्तों। और ये है ना आपका 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 21,970 हो जाता है, 21,970 हो जाता है। कितने साल में जी, 3 साल के टाइम में ऐसा हो जाता है। तो क्यों ना मैं क्वेश्चन को रेशियो से कर लिया जाए, तो मैं कहूंगा सवाल में 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। और अब हमें पता चल गया कि 3 वर्ष में 4,096 है वो 2197 हो जाता है। इसका मतलब आप यहां से 3 ईयर को हटा के इसको 1 ईयर बना दीजिए। तो 1 ईयर बनाएंगे तो यहां घनमूल आ जाएगा, इसका भी घनमूल आएगा और इसका भी घनमूल आ जाएगा। दोनों का घनमूल कर लेंगे अपन, दोनों का घनमूल कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बोलो 4096 का अगर आप घनमूल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 16 का होता है, 16 का क्यूब होता है 4096। और ये आपका किसका होता है, तो ये आपके 13 का क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है 2197। तो बताइए 1 ईयर में कितनी कमी हुई, तो आप कहेंगे सर 3 की कमी हुई है, कितने पर, 16 पर हुई है। तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। जो बच्चा सीधा जानता है, जो बच्चा सीधा जानता है कि 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 6.25। तो बताइए 6.25 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 18, और 0.25 को करेंगे तो 0.75, यानी सवाल के उत्तर होंगे 18.75 सवाल के उत्तर होंगे। या यहां से निकाल लो आप, इसको 4 से काट लो, 25 बार कटेगा, इसको 4 से काटो 4 बार कटेगा, 25 75 में 4 का भाग लगाएंगे 18 बार जाएगा, 18 चौक 72, 3 बचेंगे तो 3/4 का मतलब होता है 0.75। यानी सवाल का जो उत्तर है वो 18.75 होगा दोस्तों। यहां से 3/16 मतलब हर 16 में 3 की हर ईयर कमी हो रही है, और ऐसा 3 बार हुआ है, इसलिए 16 भी क्या आएगा, 3 बार आएगा, इसलिए हमने यहां से क्यूब लिया था इसका। तो सवाल का बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हो, और सवाल का आंसर आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, एसएससी में पूछा गया था, ये एमटीएस में आया 2023 में। देखो एक सवाल देखिए, एक नगर की जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष बाद नगरीय जनसंख्या कितनी हो जाती है, 69,120। तो नगर की वर्तमान जनसंख्या बतानी है आपको कि प्रेजेंट जनसंख्या नगर की कितनी है, आपको ऐसा बताना है दोस्तों। तो देखिए यहां पर 20% वृद्धि होती है, 20% आपकी। तो बताइए 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 20% का मतलब होता है 1/5। देखो आपको जितना फ्रैक्शन याद है ना, बस सवाल मिनटों में हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा आपका। अब आपको बोला कि 2 साल बाद में नगर की जनसंख्या इतनी है, 69,120 है, 69,120 है 2 वर्ष बाद में नगर की जनसंख्या। तो मैं कहूंगा आप इसे 2 बार ऐसा दे रखा आपको, यानी 69,000 आपको 120 जनसंख्या दे रखा है, और हमें नगर की वर्तमान जनसंख्या पूछी है। बोलो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी है, वर्तमान पूछ रहा, तो आप बैक आ रहे हैं ना, यानी रिवर्स आ रहे हैं आप। और रिवर्स आ रहे तो यहां देखो जनसंख्या 5 से 6 हो जाती है, अगर आप आगे जाते हैं तो रिवर्स आएंगे तो 6 से 5 हो जाएगी। अर्थात अगर आगे 6 होगी तो पीछे की ईयर में 5 होगी, और ऐसा आपको 2 बार करना है। रिवर्स 2 साल आना है आपको, 2 साल रिवर्स आना है आपको, 2 साल पीछे आना है। काट दीजिए बेटा 6 से, 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, आपका कितना आएगा, 6 एकम 6 आएगा। फिर यहां भी 6 एकम 6 आएगा, 3 बचेंगे, 6 5 30, 1 बच गया, 6 दूनी 12, यानी ये आपका 11,052 आ गया। फिर 6 से काट लो, तो मैं इसको 6 से काटूंगा, 6 एकम 6, 5 बच गया आपका, 9 6 54, 1 बच गया,
तो 6 दूनी 12 और ये 1920 आ गया। तो अब सवाल का उत्तर आ जाएगा 1920 इंटू 5 गुणा 5 25। 5 गुणा 5 कितना होगा? 25 होगा। अब आप यहां से गुणा करके बता सकते हैं सवाल के उत्तर 0, 25 दूनी 50, फिर 0 आ गया। 25 नामा 225 में 5 और जोड़ देंगे 30 हो जाएगा 13, और 25 से हम 25 में 13 और जोड़ देंगे 38। यानी सवाल का जो उत्तर आएगा यहां से, सॉरी 25 नामा 225 तो 22 बच गए ना आपके, 225 और ये आपका 230 तो 23 बच गए। 25 से हम 25 में 23 जोड़ेंगे तो 48, सॉरी भाई ध्यान नहीं दिया, 48। तो सवाल का उत्तर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भाई। सवाल का राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, सवाल का उत्तर होगा दोस्तों। तो 48,000 थी वर्तमान जनसंख्या। अगला देखिए, फिर जनसंख्या से रिलेटेड पर्सन थोड़ा चेंज हुआ है। एक शहर में कितने लोग हैं भाई? 80% जनसंख्या कैसी है? वयस्क है, यानी 80% जो एडल्ट हैं लोग, ठीक है ना। और उनमें पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का रेशियो है 2:3, 2:3 है। यदि वयस्क पुरुषों की संख्या है 1.2 लाख, तो शहर की कुल जनसंख्या कितनी है? यानी वयस्क पुरुषों की संख्या आपकी 1.2 लाख है। तो बताइए यहां पर, तो ये देखो एक शहर में 80% जनसंख्या क्या है? वयस्क है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशियो कितना है भाई? 2:3 है। यानी 80% में से 2:3 में क्या दे रखे हैं आपको? यदि वयस्क पुरुषों की संख्या 1.2 लाख है, यानी इनकी संख्या आपको दे रखी है, इनकी संख्या आपको दे रखी है, यानी 2 यूनिट आपको दे रखा है 1.2 लाख, 1.2 लाख, या आप इसे पॉइंट हटाई दीजिए, आप पॉइंट हटा दीजिए, इसे आप 1,20,000 लिख दीजिए, 1,20,000, 1.2 लाख को 1,20,000 लिख दीजिए। तो काट दीजिए 2 से, बताइए 2 से कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे सर 6 बार, 60,000, यानी यहां से 60,000 आ गया, 60,000। तो बताइए यहां 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 60,000 आ गई, ठीक है ना। तो अब ये क्या कहता है कि बताओ यहां पर 3 क्या है आपके पास? टोटल पुरुष है, वो 2 तो पुरुष थे और 3 क्या थी? महिलाएं। तो बताओ महिला और पुरुष मिला के 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। अगर मैं इसको 5 से मल्टीपल कर देता हूं तो मेरे पास वयस्क लोगों की संख्या आ जाएगी 6 5 30, यानी 3 लाख। 3 लाख मेरे पास क्या आ चुके हैं जो कि वयस्क हैं। एक शहर में 80% जनसंख्या वयस्क है, लेकिन आपको शहर की कुल जनसंख्या पूछी है तो 100% पूछा है। ये 80% की वैल्यू है आपकी, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू बतानी है। 80% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 80% का मतलब होता है 4/5। इनका मान आपको दे रखा है 3 लाख, इनका मान आपको 3 लाख दे रखा है। तो बताइए 5 से गुणा होगा, 5 × 15 लाख। 15 लाख को डिवाइड कर दो, किससे? 4 से डिवाइड कर दो, तो पर्सन के उत्तर आ जाएंगे भाई, पर्सन के उत्तर आ जाएंगे 3,75,000, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 3,75,000 पर्सन के उत्तर होंगे। 15 में 4 का भाग लगाएंगे, 3,75,000 आएगा। 15 लाख में 3 लाख का क्या लगाएंगे? वो 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 3,75,000 जनसंख्या आएगी भाई, टोटल जनसंख्या की बात होगी। ये देखिए एक सवाल जो एसएससी एमटीएस में 2022 में पूछा गया सवाल है आपका। सवाल को पढ़िए कि इन ए सिटी 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। इफ द रेशियो ऑफ मैरिड मेल टू नॉन मैरिड मेल्स इज 5:7 एंड द रेशियो ऑफ मैरिड फीमेल और नॉन मैरिड females is 2:3, then what percent of the total population is married? कितने लोग मैरिड हैं ये आपको बताना है। तो सवाल में दे रखा है कि शहर में 60% क्या है? पुरुष हैं, बाकी महिला हैं आपकी सारी की सारी, और उनमें भी विवाहित पुरुषों का अविवाहित पुरुषों से अनुपात दे रखा है 5:7, और विवाहित महिलाओं का अविवाहित महिलाओं के साथ अनुपात दे रखा है 2:7। तो ये कहता है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए मेल और फीमेल का रेशियो लिख लीजिए भाई, मेल और फीमेल का रेशियो लिख लीजिए आप।
ठीक है दोस्तों, मैं कहता हूं मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे सर मेल है ना वो 60% है, 60% मेल है और 40% फीमेल है, बाकी जो बची हुई है वो सारी फीमेल है। तो ये आपका 60-40 का रेशियो मतलब 3:2 का रेशियो आ रहा है। तो आप 60-40 रहने दो, एक बार बाद में देख लेते हैं क्या आता है। यहां से बताओ, यहां बात हुई है पुरुषों की यानी मेल की बात हुई है, और वो भी विवाहित का अविवाहित के साथ यानी मैरिड का अनमैरिड के साथ। अगर मैं मेल की बात करूं, मेल की बात करूं और वो भी कौन से, मैरिड मेल की अनमैरिड मेल की साथ बात करूं, तो बताओ रेशियो है 5:7, 5:7 है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो बताइए किसका, विवाहित महिलाओं का अविवाहित महिलाओं के साथ रेशियो यानी मैरिड फीमेल्स का रेशियो आपके अनमैरिड के साथ रेशियो है 2:3 है। तो बताइए यहां से आपको क्या करना है, 7 और 5 12 से ये डिविजिबल है और ये 3 और 2 5 से डिविजिबल है, तो यहां से काट लीजिए आप। 7 और 5 क्या होते हैं, 12 होते हैं। तो बताइए हम इसको 12 से काट लेते हैं, इसे 12 से काटेंगे अपन, इसे 12 से काटेंगे तो बताइए कितना आएगा, 5 यूनिट आएगा। यानी हम कह सकते हैं 25 क्या है मेल आपके विवाहित हैं और 35 पुरुष अविवाहित हैं। यहां से 3 और 2 कितना होता है 5, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आया, 8 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब 8 दूनी 16, 16 फीमेल विवाहित हैं और 8 3 24 अविवाहित हैं। तो आपको क्या बोला, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है, तो मैं कहा मैरिड कितने लोग हैं, तो 25 तो पुरुष और 16 क्या है महिला। तो बताओ 25 + 16 कितनी हो गई, 41 हो गई, 41 टोटल 41। 41 कैंडिडेट हैं कितने में से, 60 + 40 यानी 100 में से क्या है आपके विवाहित है। तो बताइए विवाहित का परसेंटेज कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 41 ही आएगा। सवाल का करेक्ट ऑप्शन होगा 41%। एसएससी एमटीएस में बढ़िया एग्जाम्पल है, ये बढ़िया एग्जाम्पल आया है। बोलो क्या बोला है, 60% पुरुष है शेष महिला, तो 60 और 40 हो गई। यहां बोला मेरिड और अनमेरिड पुरुषों का रेशियो, मेरिड और अनमेरिड महिलाओं का रेशियो। तो अगर हम 5 और 7 से ये कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो हम इसको गुणा करेंगे किसी ऐसे नंबर से कि ये पूरा पूरा कटे, 10 में नहीं जाना चाहिए, तो हम एलसीएम से मल्टीपल कर देंगे उनको, ठीक है ना, तो कट जाएगा। जैसे इसका योग 12 है, इसका 5 है, 12 और 5 के एलसीएम से इसको गुणा करके भी हम ऐसा नंबर बना सकते थे अगर नहीं कटता तो, लेकिन अभी तो हमारा फिलहाल कट रहा है तो हमने काट लिया। काटने से देखो यहां से 7 और 5 12 से कटा 5 बार, तो 25 और 35, ये 5 से कटा 8 बार, क्योंकि 2 और 3 5 होता है 8, तो 8 दूनी 16, 8 3 24। आपको मेरिड लोगों की संख्या पूछिए, मेरिड तो 25 पुरुष हैं और 16 महिला मेरिड है, टोटल 41 मेरिड है पूरी जनसंख्या में। यहां आगे वाला सवाल देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 10,000, पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। तो कहती है सर की शहर की वर्तमान जनसंख्याओं में महिलाओं की संख्या क्या है, प्रेजेंट जो जनसंख्या है उसमें। एक बार आप ध्यान से समझिए यहां से सवाल को, बताओ पहले जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी और बाद में ये कितनी हो गई 10,800। तो मुझे बताइए जनसंख्या में टोटल वृद्धि कितने की हुई, 800 की वृद्धि हुई है, 800 की वृद्धि हुई है। अब आप यहां से ये भी जानते कि बताओ मेल कितने बढ़े और फीमेल कितने बढ़े, ये आप जानते हैं बिल्कुल। तो बताओ पुरुष कितने बढ़े, तो आप कहेंगे पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई है, यानी 5% से भी 5% ज्यादा, ठीक है ना, यानी 5 + 5 लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि 5% पुरुष बढ़े लेकिन महिला 10% बढ़ी, इसका मतलब 5-5% तो दोनों ही बढ़ गए, 5-5% तो क्या हो गए, दोनों ही बढ़ गए। तो मैं क्या करता हूं, इस सवाल को हल करने के लिए इस कॉमन 5% को हटा देता हूं। तो बताइए 10,000 का 5% कितना होगा 500, वो 500 में यहां से हटा देता हूं,
तो बताइए कितने और बचे, 300 और बचे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, अरे हमने पुरुषों का 5% भी ले लिया और महिलाओं का 5%, तो टोटल जनसंख्या का 5% हो गया ना, महिला और पुरुष दोनों ऐड हो गई। तो 5% दोनों का ले लिया हमने, तो 10,000 का 5% 500 होता है, 500 घटाया 300। ये 300 कौन है? जो बची हुई महिला है ना, वो है आपकी। तो बताइए 5% की वैल्यू 300 है, तो 1% की वैल्यू 60 होगी। 1% की वैल्यू 60, तो बताइए 100% की वैल्यू 6000, यानी प्रारंभ में फीमेल्स की संख्या 6000। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार तरीका बताया मैंने आपको कि देखो मेल 5 बढ़े लेकिन फीमेल 10 बढ़ी, तो आप इतना ही रखो एक सामने और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है उसको अलग से लिख दो। तो बताइए ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गया इसका 5%, तो हमने इस टोटल जनसंख्या का 5% निकाल दिया 500, वो यहां से हटा दिया तो 300 और बचे। ये 300 कौन है? जो अतिरिक्त महिला बढ़ी ना, उनकी संख्या है। टोटल 800 बढ़ी थी हमारे पास संख्या, उनमें से 5-5 दोनों का निकाल दिया, इसका मतलब 5 फीमेल भी गई 5 मेल भी गए, तो 500 तो गए, बचे 300 कौन? फीमेल। तो 300 की संख्या 5% के बराबर, तो 1% 60 के, तो 100% 6000 के बराबर होगा। अगर पुरुषों की संख्या पूछे ना, तो 6000 को 10,000 में से कम कर देना 4000। प्रारंभ में पुरुष कितने थे? 4000 थे। देखिए इस सवाल को, फिर वैसा ही पर्सन आ गया है। चलो आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से निकाल लो इसको। और अगर आपको मेरा वीडियो बेहतरीन लग रहा है तो लाइक जरूर करते रहना यार, दोस्त बीच बीच में यार लाइक जरूर करते रहना आप। और अपने सभी दोस्तों के बीच में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सवाल देखिए क्या है, जनसंख्या कितनी है? 4000, और वो बढ़ने के बाद में जनसंख्या कितनी हुई? परिणाम स्वरूप 4500। तो यहां पर सवाल ऐसे ही करेंगे अपन, जनसंख्या 4000 से कितनी हो गई? 4500 हो गई। तो आप कहें सर बढ़ी कितनी? तो आप कहेंगे सर 500 बढ़ गई, 500 की वृद्धि हो गई जनसंख्या में, 500 की वृद्धि हो गई। अब बताओ फीमेल कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे सर मेल बढ़े आपके, पुरुषों की संख्या तो बढ़ी 10%, 10%, लेकिन महिलाओं की संख्या 20% बढ़ी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 10% प्लस 10%, क्योंकि मुझे पता है 10% दोनों की संख्या में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है, लेकिन महिलाओं की संख्या में 10% अतिरिक्त इजाफा हुआ है। ठीक है, तो बताइए हम इस 10% को हटा देते हैं यहां से। तो बताइए इस 10% को उठाएंगे, इसका मतलब हम 4000 का 10% उठाएंगे। 4000 का 10% होता है 400। 4000 का 10% कितना होता है? 400 हटा दीजिए तो बचे कितने? 100 बचेंगे। और ये 100 कौन है भाई? जो आपकी एक्स्ट्रा महिला है वो 100 है। तो बताइए 10% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू 1000 होगी। यानी आपके नए सदस्य आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? मतलब पहले वाले में, प्रारंभिक में, इनमें 4000 में पुरुष कितने थे? तो मुझे बताओ इन 4000 में महिला कितनी है? तो आप कहेंगे 1000। महिला 1000 है तो 4000 में से कम कर दीजिए। बोलो पुरुष कितने हैं? 3000। प्रश्न का उत्तर होगा ए ऑप्शन, 3000 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। इन्हें सवाल के बेहतरीन उत्तर होंगे आपके। और बड़ा ही आसान सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। तो आप एक देख पा रहे, एसएससी हो चाहे एनटीपीसी हो, दोनों के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना वो लगभग सेम सा है। एसएससी पहले पूछती है ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे एसएससी पूछ रही है इससे पहले, उसके बाद में एनटीपीसी पूछ रही है, पहले एनटीपीसी पूछ रही है, उन सवालों को एसएससी पूछ रही है। मतलब दोनों के मिले जुले सवाल से होते हैं। तो आप अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ो, इस वाले सवाल को कीजिए। सेम सवाल है, सेम सवाल है आपका, डिट्टू सवाल है। और ये एलआईसी असिस्टेंट मेंस में आया था 2019 में। जल्दी से इस सवाल के आंसर बताइए मेरे को। देखिए दोस्त, गांव की जनसंख्या कितनी है? 5 4,500।
और कुछ समय बाद में कितनी होगी 5300, मतलब जनसंख्या 4000 से बढ़कर कितनी हो गई है 5300 और 25 हो गई है 5325। तो बताइए बढ़ी कितनी, सॉरी यहां पर 5000 नहीं है, ये आपका 4500 है। 4500 से कितनी हो गई 5325 हो गई भाई। तो बताओ बढ़ी कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये 825 बढ़ गई, 825 बढ़ी है आपकी जनसंख्या, 825 बढ़ गई। चलो अब शुरू करते हैं। बोलो गांव में पुरुष कितने बढ़े 15%, यानी मेल की संख्या, मेल बढ़े 15%। और मुझे बताओ फीमेल कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे सर फीमेल बढ़ी है 25%, मतलब पुरुषों की तुलना में कितनी एक्स्ट्रा, तो आप कहेंगे सर पुरुषों की तुलना में 10% एक्स्ट्रा बढ़ी है। बस हमारा सवाल हो गया, बड़े आसानी से सवाल हो गया। बोलो 15% दोनों का कॉमन है, तो निकाल दीजिए 4500 का 15% कितना होगा, तो परसेंटेज से 2 बिंदु कट गई, 15 5 75 और 15 चौक 60 होता है, 60 में 7 जोड़ दो 67, यानी ये 675 यहां से कम कर दीजिए भाई इसमें से, तो कितने बचे 0, 12 में से 7 गए तो 5, यहां 7 में से 6 गया तो 1, यानी 10% की संख्या 150 के बराबर है। तो बताइए 100% महिलाओं की संख्या 1500 के बराबर होगी, यानी 1500। अब ये क्या कहता है, पुरुषों की संख्या गांव में महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पुरुषों की जो संख्या है वो महिलाओं का कितना प्रतिशत है। तो मैं कहता हूं महिला कितनी 1500 और पुरुष कितने बचे, तो आप कहेंगे 4500 में से 1500 निकाल दो, तो पुरुषों की संख्या आपके पास आएगी 3000, पुरुषों की संख्या 3000 है और महिलाओं की संख्या 1500 है। इसने पूछा है पुरुषों की संख्या गांव में महिलाओं की संख्या का कितना परसेंट है, तो बताइए ये इसका डबल है क्या, मतलब 200%, दुगना है ना इसका, और 2 गुना होने का मतलब ये क्या है, इसे 200% के बराबर है। यानी सवाल का उत्तर आएगा ई ऑप्शन, ई ऑप्शन सवाल का उत्तर आएगा कि गांव में पुरुष है ना वो महिलाओं की तुलना में दुगने हैं, और 2 गुना का मतलब क्या होता है 200%, 1 का मतलब क्या होता है 100%, तो 2 का मतलब 200%। ये बताइए आप, एक अलग सवाल एसएससी सीपीओ में आया 2022 में, देखो इस सवाल को समझो। सवाल कुछ इस प्रकार से आया, 1,25,000 जनसंख्या थी, वार्षिक जन्म दर तो है 12.7% और मृत्यु दर है 2.7%। इसका मतलब ये हुआ एक साल में 12.7 बढ़ती है और 2.7 घटती है। इसका मतलब टोटल ऑल ओवर साल के अंत में 10% इंक्रीज होती है। अरे 12.7 में से 2.7 घटा दो, मृत्यु कम होगी। उतने लोग जन्म लेते हैं इतने लोग मर जाते हैं, तो इतने कम कर दो तो 10%। तो बस 10% से सवाल को हल कर लीजिए। बोलो 10% का मतलब 1/10 होती है, इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है। मतलब जनसंख्या पहले 10 थी तो 1 बढ़ के 11 हो जाती है आगामी कुछ वर्षों में। तो ये कहता है 3 वर्षों के बाद में जनसंख्या कितनी होगी, तो कर लीजिए। 1,25,000 जनसंख्या दे रखी है, 1,25,000 जनसंख्या दे रखी है अपने को, और इस जनसंख्या में वृद्धि हो रही है इसकी, यानी 10 से 11 हो रही है। पहले कितनी थी 10, बाद में कितनी हुई 11, और ऐसा 3 बार होता है। तो आप इसे 3 बार लिख दीजिए, आप इसे 3 बार लिख दीजिए। बोलो 3 0 कैंसिल हो गए क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर कैंसिल हो गए। ये 125 आ रहा है और वो आपका 11 का क्यूब 1331 आ रहा है। अब मैं कहूंगा इसको मल्टीपल कर लो, या मल्टीपल करने की बजाय आप यहां पर आपको क्या करना है, केवल डिजिटल सम, और यहां तो वर्दी पूछी है ना केवल, तो वर्दी पूछी है तो आपको क्या करना है, केवल ये निकालना है इसका 331 से मल्टीपल कर देना। क्यों, 3 साल में 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब,
10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो केवल 331 की वर्दी है। तो आप इसको ऐसे कर लो, यहां से आप ऐसे कर लो 125 गुणा 331 ही कर लो और डिजिटल सम देख लो यहां से क्या आ रहा है। बोलो 1 3 4 और 3 कितने हो गए 7, इधर 5 और 2 7 और 1 8, 8 7 56 और 56 का 6 और 5 11 यानी 2, डिजिटल सम 2 आना चाहिए। यहां देखो 4 3 7 और 2 9, 9 और 8 कितने हो गए अपने पास 17 और 5 कितने हो गए 22, 22 का डिजिटल सम 4 होता है। 4 और 1 5 और 3 8, 8 7 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम 2 होता है। 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 6 17 और 5 22 का डिजिटल सम 4 होता है। 4 और 2 6 और 7 13 और 5 18 का डिजिटल सम 9 होता है। हमें डिजिटल सम कितना चाहिए 2, मतलब बी ऑप्शन सवाल का उत्तर है। बी ऑप्शन सवाल का उत्तर है। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। चाहे गुणा कर लो इसको 125 को तो भी सवाल का उत्तर यही आएगा आपका। 125 आ रहा है, फिर 125 इंटू 3 375 आ रहा है, जिसके अंदर हम 12 और जोड़ देंगे 87 हो जाएगा 300, फिर 38 बच जाएंगे, फिर 38 आप यहां जोड़ देंगे 375 में, बिल्कुल वही आएगा 413 375 पर्सन का उत्तर हो जाएगा। आज हम अगली टाइप में फिर आप बात करने वाले हैं आय व्यय और बचत। आय व्यय और बचत से रिलेटेड प्रश्नों की बात आज हम करने वाले हैं दोस्तों। और क्योंकि कभी भी इनकम बराबर क्या होता है आप समझिए, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस उसकी सेविंग होती है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है बराबर होता है इनकम। इसका मतलब इनमें से एक इनकम बढ़ी खर्चा बढ़ेगा तो बचत भी बढ़ेगी, लेकिन इनकम बढ़े और इनकम घट जाए खर्चा घट जाए तो बचत भी घट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसका तुलनात्मक जरूर देखना पड़ेगा। अगर मान लो इनकम 10% बढ़ रही है और खर्चा आपका 20% बढ़ रहा है तो बचत आपकी घट भी सकती है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज आती है कि वो घट भी जाएगी, तो इस पर सवाल आएंगे। और दूसरा हमारा ही आता है कि आप कोई व्यक्ति अपनी इनकम में से कुछ खर्चा करता है, वो खर्चा या तो टोटल इनकम पर करता है या फिर आपकी बची हुई रिमेन जो आपकी इनकम होती है ना उसके ऊपर खर्चा करता चला जाता है शेष पर। तो उससे रिलेटेड पर्सन हम आज इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आय व्यय और बचत के सवाल कैसे अपने से पूछे गए। देखो ये सवाल देखिए पहले एक बार। रिकी अपने वेतन का 35% किराने के सामान पर, 15% ऋण पर, 14% बिजली के बिल पर और 6% अन्य मदों पर खर्च करता है। एक माह के अंत में उसकी बचत 2400 है, तो उसका प्रतिमाह वेतन कितना है। देखिए सवाल बढ़िया है। देखो पहली बात तो यहां कहीं भी शेष इनकम की बात नहीं की। इसका मतलब ये 35% टोटल इनकम का है, ये 15% भी टोटल इनकम का है, ये 14% भी टोटल इनकम का है और ये 6% भी आपका टोटल इनकम का है। पूरी इनकम में से मान लो 100 रुपए उसकी इनकम है तो 100 में से 35 किराने के सामान पर खर्च करता है। 100 का 15 तो 100 का 15% 15 ही होता है, 15 वो किस पर खर्च करता है ऋण पर, और 100 का 14% यानी 14 ही होता है वो बिजली के बिल पर, और 100 का 6% यानी 6% ही होता है। मतलब टोटल इनकम के हैं ये सारे परसेंटेज, यहां शेष की कोई बात नहीं की, तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ लीजिए। बताओ 6 प्लस 14 कितने हो गए 20, और 20 प्लस 15 कितने हो गए 35, और 35 प्लस 35 कितने हो गए 70। यानी उस व्यक्ति ने अपनी इनकम में से 70% क्या कर दिया भाई एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्चा कर दिया। ये उसका खर्चा है भाई, ये उसका खर्चा है, ठीक है ना। खर्चा उसका 70% है, तो बताओ बचत कितनी 30%। तो आप कहेंगे जो उसकी बचत है वहां से सवाल कीजिए। बचत 30% है और बताइए उसकी एक महीने की बचत बता रखी है कितनी 2400 रुपए, तो इसे आप 2400 के बराबर मान लीजिए। तो बताइए यहां से 30 का भाग 240 में 8 बार और एक 0 80 आया, यानी 1% की वैल्यू 80 आ गई।
तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 8,000। यानी उस व्यक्ति का मासिक वेतन क्या था? 8,000 रुपए था। सवाल का आंसर 1 नंबर ऑप्शन होगा। ये 2023 लेटेस्ट पर्सन एमटीएस में पूछा गया था। एसएससी एमटीएस में आपको पूछा गया 2023। दोस्तों हम 23 तक के पर्सन है ना इनमें अपन वीडियोज में डाल रहे हैं। फिर में 24 के सवाल 2024 के रेलवे के जितने भी सवाल आए हैं, जितने भी सवाल एसएससी सीजीएल मेंस प्री में आए हैं, सीएचएसएल में आए हैं, उन सवालों का हम क्या करेंगे? रिवीजन जब करेंगे, यानी लाइव आके आपको उनको मॉक टेस्ट के रूप में करवाऊंगा वो सवाल आपको, ताकि आपकी तैयारी 2025 के लिए बेहतरीन हो जाएगी, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो यहां सवाल का उत्तर आ गया है 8,000। फिर से देखना एक सवाल, एक सदस्य अपनी मासिक आय का 25% किस पर खर्च करता है भाई? भोजन पर। फिर सेल्स इनकम का, इसका मतलब अगला जो 35% है ना, वो 100 का नहीं है, वो 75 का है। 25% भोजन पर खर्च करने के बाद में जो सेल्स इनकम बची उसका 35% है। मतलब सवाल चेंज है थोड़ा सा। फिर क्या बोला? और अन्य बैंक ऋणों पर तथा शेष का आधा बच्चों की शिक्षा पर। अब फिर 35 खर्च करने के बाद में गृह ऋण और अन्य बैंक ऋण के ऋण के ऊपर खर्चा 35 कर दिया। उसके बाद में जो शेष बचा उसका आधा बच्चों की शिक्षा पर कर दिया। यदि सदस्य प्रत्येक वर्ष $46,215 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? तो देखो शेष इनकम वाले सवाल कैसे करने हैं। बोलो उसने 25% किस पर खर्चा किया? आपने 25% खर्चा किया उसने अपनी इनकम का, यानी मासिक आय का भोजन पर। और फिर बची हुई इनकम का 35% कहां खर्च कर दिया उसने? तो 35% उसने खर्च कर दिया बैंक ऋण के ऊपर। और फिर बच्चों की शिक्षा पर आधा, शेष का आधा। आधा मतलब 50%। 50% उसने अपनी इनकम का कहां कर दिया? उसे अन्य बच्चों की शिक्षा पर। और अब बची हुई इनकम है वो हम वहां से निकाल लेंगे। तो बताइए यहां से चलते हैं, सवाल को हल करना चाहते हैं। बोलो उसकी इनकम कितनी है भाई महीने की? तो आप कहेंगे सर $46,215 उसकी इनकम है। ये उसकी क्या है? उसकी बचत है टोटल। 1 मिनट इसको हम छोड़ देते हैं, अपन बचत को बाद में लेते हैं। इनकम मान लेता हूं मैं कि मान ली मैंने इनकम क्या है उसकी, तो मैं इनकम इनटू, बोलो इनकम का कितना खर्च कर दिया? 25%। और 25% का मतलब 1/4 होता है। 4 में से 1 खर्च कर दिया। तो बताइए बचत क्या आई? 3/4 की आई। बचत कितनी की आई? 3/4 की। फिर मैं कहता हूं फिर बचत का उसने 35% और खर्च कर दिया। शेष का मतलब बचत का ही तो किया। 35% का मतलब होता है 7/20। मतलब 20 में से 7 और खर्च हो गया। तो बताओ 20 में से 7 गए तो बचत और कितनी बची? 13/20 बची। ये बचत की भी बचत है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोलता है? 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा है बचत का। अब बची हुई का तो 1/2, 50% 1/2 होता है। तो 2 में से 1 गया तो 1/2 और बच गया, यानी उसकी अब बचत है वो 1/2 बची हुई है। देखो 25 खर्च करने के बाद में इतना बचा, फिर इसका 35 खर्च करने के बाद में इतना बचा, फिर इसका आधा खर्च करने के बाद में आधा बचा। और वो बचा हुआ धन है $46,215। $46,215 की इनकम बची हुई है। तो दोस्तों जो कट रहा है उसे हम काट लेंगे। तो चलिए काटते हैं अपन। सामने हम 13 से काटते हैं एक बार। 13 का भाग देंगे, 13 × 39, यहां 7 बच गए अपने पास, 72 हो गया। 13 6 78 ज्यादा हो जाएगा। 13 5 65, तो 72 में से 65 गए तो 7 बच गए 71। फिर 13 5 65, फिर आपका 71 में से 65 गए 6 बच गए, फिर आपका 13 5 65। ठीक है दोस्तों,
यहां से 3 से और काट लो इसको, 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार, 3 एकम 3, 2 बच गए, तो फिर आएगा 7 21, और यहां पर कितने बच गए आपके, 4 बच गए क्या, सॉरी 8 24, एक बच गया, और 5 15, यह आपका 1185 हो गया। तो अब मुझे बताइए कि इनकम क्या होगी, तो इनकम बराबर होगी, यहां से 1185 को मल्टीपल कर दो, किन से, इन तीनों के मल्टीपल से, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यानी 160 से मल्टीपल करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब कितना आएगा, तो मैं कहता हूं वही डिजिटल सम लगा लो आप, उत्तर आ जाएगा आपका यहां से, या 16 एकम 16 लास्ट में आ रहा है, तो लगभग ये आपका उस टाइप से आने वाला है। यहां से देखते हैं एक बार कितना आता है इसका आंसर। वैसे 4 और 3 7 डिजिट्स में आ रहा है, तो सवाल काफी बड़ा है ना ये, क्योंकि बचत इतनी आ रही है, उसकी आधा खर्च कर देता है यदि सदस्य प्रत्येक वर्ष इतना बचत करता है। एक बार देखते हैं इसमें क्या आता है, गुणा करो इसको, 0 16 5 80, 16 को हम 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 128, 128 में 8 और जोड़ दे 36, बचे कितने अपने पास 3, 16 एकम 16 और 3 19, फिर आपके पास एक बच गया, 16 एकम 16 और 1 17, ये तो 1 × 600 इतना आ रहा है भाई, ऐसा ऑप्शन इसमें है नहीं। सवाल में फिर से देखना, 25% भोजन पर और शेष का 35% घर और अन्य बैंक ऋणों पर खर्च करता है, शेष का आधा बच्चों की शिक्षा पर खर्चता है, यानी 50% शेष का वो बच्चा की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि सदस्य प्रत्येक वर्ष, हो ये पूरे वर्ष की थी, तो इसमें 12 से डिवाइड और कर देना भाई, 12 से डिवाइड और कर देना, इसको ध्यान नहीं दिया अपने इसको, 12 एकम 12, यहां बच गए कितने 5, तो 59, तो ये आएगा 12 चौके 48 आपका, तो भी नहीं आएगा शायद, ये आ नहीं रहा है, कहां गड़बड़ हुई भाई, देखो देखे कहीं गड़बड़ हुई क्या, ये तो 1185 आया था यहां से कटने के बाद में, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 से काटेंगे इसको, और ये आपकी पूरी वर्ष की इनकम आ रही है, हमें तो मासिक पूछी है ना, तो हमें 12 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 5 और 8 13, 14 15, 3 से कट सकता है बिल्कुल, 3 से काट दो, 3 3 9, और 2 बच गए तो आपके 28 आ गए, तो 9 3 27, एक बच गया तो 5 3 15, इसको 4 से काट दो 40, तो एक 0 ऐसे कैसे, 5 चौके 20 आएगा, 9 चौक 36, और 2 कितना आएगा 38, और 4 3 12 और 3 15, बिल्कुल भाई $15,800, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है। शायद हमने पहले गुणा में कहीं ना कहीं गलती की थी, ध्यान रखना। ये जो प्रति वर्ष 1 साल का इनकम दे रखा है, बचत दे रखा है, जबकि इनकम मासिक पूछी आपसे, मासिक, तो 12 से डिवाइड और करनी है, 12 से डिवाइड और करनी है, हमने ध्यान नहीं दिया, 12 से डिवाइड करनी है, तो $15,800 आएगा पर मंथ। ये देखिए, रमन अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20 की वृद्धि और व्यय में 10 की वृद्धि, तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो रख लीजिए ना आप, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर और खर्च, सेविंग के बराबर, खर्चा प्लस सेविंग के बराबर होता है आपका इनकम। तो मैं कहूं 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब होता है 3/4, मतलब अगर उसकी इनकम 4 है तो उसका खर्चा 3 है, मतलब बचत 1 रुपया है, तो क्यों ना हम इसको 400, इसको 300 और इसको 100 रुपए मान लें, इसको 100 रुपए मान लें। 75% खर्च करता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 100, इसको 75 और इसको 25 भी मान सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा ज्यादा समस्या आएगी नहीं। अब बताओ इनकम में कितनी वृद्धि हुई, 20%, तो बताइए इसका 20% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इसका 20%, 20 चौक 80 रुपए के बराबर होगा, मतलब उसकी इनकम 80 रुपए बढ़ गई और खर्चा 10% बढ़ गया,
तो बताओ 300 का 10% कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 30 रुपए बढ़ गया, 30 रुपए बढ़ गया। तो बताइए इनकम 80 बची तो उसने खर्चा 30 बढ़ा दिया, तो बताओ 80 में से 30 तो गया। इनकम 80 रुपया भी तनख्वाह ज्यादा मिल गई, बामा 30 वो उड़ा दिया और खर्चो कर दियो, तो बच्चा कहता 50 रुपया भी फिर बडर बच रहा है। तो बताइए बचत में वृद्धि कितने की? 50 की। कितने पर? 100 पर। तो यही सवाल का उत्तर होगा 50% ही। अगर यहां 100 नहीं होता तो बट्टे ये राशि लगा के इंटू 100 करते हैं अपन, लेकिन आपको पता है ये 100 है तो नीचे 100 रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम सवाल का उत्तर यहीं से निकाल देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक परिवार ने अपनी मासिक आय का 13% यात्रा पर, फिर अपनी मासिक आय का 27% घरेलू कार्य पर, फिर अपनी मासिक आय का 35% चिकित्सा खर्च पर, 5% बीमा खर्च पर निर्णय लिया खर्च करने का। इसका मतलब ये शेष पर नहीं चल रहा है, अपनी पूरी मासिक आय का निकाल रहा है, मतलब 100% का ही। तो आप डायरेक्ट योग कर लो, 13% यात्रा खर्च, 27% घरेलू खर्च, तो 13 और 27 हो गए 40, 40 के बाद में 35 और कर रहा है तो हो गया 75, 75 के बाद में 5% बीमा पर और कर रहा है तो हो गया 80। तो बताओ बचत कितनी आई? 20% आई क्या बचत? केवल 20% बचत बच रही है, और वो बचत की राशि कितनी है? 13,200, 13,200 उसके पास बचे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो बताइए 100% बनाने के लिए 5 से गुणा कर दूं मैं इसको, तो मैं इसको 5 से गुणा कर दूंगा, सवाल का उत्तर आएगा 132 को 5 से करेंगे 660, यानी कि RS 66,000% का उत्तर आ जाएगा। इन दोनों का आप मल्टीपल करेंगे ना दोस्तों, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये 66,000 आएगा। कितना आएगा? 66,000। अगला सवाल ये IBPS PO में आया था, ये फिर से पिछले सवाल की तरह से SSC CPO में सवाल आया। 65% अपनी इनकम का करता है, आय में 20 की वृद्धि, खर्च में 10 की, तो बताओ बचत में वृद्धि कितने की हुई? तो वही आपका इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है आपका। तो बताइए 65% को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं 13/20, 13/20 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आप जानते हैं परसेंटेज ढाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा और दोनों 5 से कट जाएंगे, 65 13 बार और 100 कितनी बार? 20 बार। इसका मतलब वो अगर 20 रुपए कमाएगा ना, उसमें से 13 तो खर्च करेगा। तो बताओ इनकम कितनी बची? 7, केवल 7 रुपए शेष बचे। तो मैं कहता हूं इनके 2-2 जीरो लगा ही लो आप, ताकि आसान हो जाए, परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। बोलो 20% इनकम का निकालना है तो इसका 20% कितना होगा रे? तो आप कहेंगे सर परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं, 20 इंटू 20 400, मतलब उसकी इनकम 400 रुपए बढ़ गई। खर्चा कितना बढ़ा? 10%। तो बताइए परसेंटेज से 2 बिंदु कट जाएंगे, 13 इंटू 10 130, 130 रुपए उसकी क्या हो गई? इसका खर्चा बढ़ गया। तो बताओ 400 में से 130 माइनस कर दो आप, तो 270 बचे क्या? तो 270 बचत बढ़ गई उसकी। 270 कितने पर? 700 पर बढ़ी है, तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बोलो 7 का भाग कितनी बार गया? तो 7 21, 6 बच गए, 8 7 56 और आपके पास बच गए 4, तो लगभग आपका 38.5% सवाल का उत्तर होगा। बचत में वृद्धि कितने की हुई? 38.5% की बचत में क्या हुई है? वृद्धि हुई है दोस्तों। ये देखिए एक व्यक्ति की मासिक इनकम 40,000 रुपए थी और उसने वह अपनी आय का 25% बचाता था। उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और खर्च में 20 की वृद्धि होती, तो बचत में क्या परिवर्तन हुआ? तो मैं कहता हूं इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है भाई, सवाल में हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं है। 40,000 से में मतलब ही नहीं है, इनकम हमें परसेंटेज में पूछिए, बचत परसेंटेज, तो इससे कोई लेना देना नहीं है सवाल में। तो चलते हैं अपन, इनकम का 25% बचाता है, यानी 25% का मतलब 1/4,
तो रखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोलो इनकम कितनी 4 और उसमें से बचाता कितना है 1 रुपया, तो 1 रुपया बचाता है मतलब 3 रुपए खर्च करता है। तो मैंने अभी कहा ना दो दो जीरो लगा लिया करो, इनके बड़ा आसानी से सवाल हो जाएगा। और यहां देखो 100 आ गया तो बड़ा ही आसान होने वाला है। बोलो आय में कितनी वृद्धि 15, तो इसमें 15 की वृद्धि कर दो आप 15%, तो बताओ 15 चौक 60 रुपए वृद्धि हो गई इसमें। यहां आप कितने कर दो 20% की वृद्धि कर दो, तो बताओ 20% करेंगे अपन, तो परसेंटेज से 2 जीरो गया 20 थी 60, इसका मतलब 60 रुपए उसकी इनकम बढ़ी तो उसने पूरे 60 के 60 ही खर्च कर दिए, मतलब बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अरे बिन जो तनख्वाह मिली बा अब की बार 60 रुपया ज्यादा मिली तो वो अब की बार 60 रुपया ज्यादा खर्च करो, इको मतलब बचत पर कोई प्रभाव पड़ी हुई कोनी, यानी उसकी बचत 0% इंक्रीज हुई, न तो बढ़ी और नहीं घटी। सवाल का उत्तर आ गया 0%। 0%। बड़ी एग्जाम्पल एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक आय व्यय और बचत का प्रश्न। यहां एक परिवार ने गेहूं पर, सब्जियों पर और तेल पर व्यय दे रखा है 12:8:5 के रेशियो में। वस्तुओं की मूल्य में क्रमशः है 50%, 25% और 40% की वृद्धि हुई, तो इन वस्तुओं पर परिवार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कुल जो व्यय है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई ये आपको बताना है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां से हम चलते हैं इसमें कि टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है यहां पर इसकी इनकम। तो यहां देखते हैं एक बार सवाल में, बोलो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो देखो क्या है 12:8:5, ये इसका क्या है एक्सपेंडिचर है। तो मैं ऐसे मान लेता हूं ना 1200, 800 और 500 मान लेता हूं, इनके ऊपर एक्सपेंडिचर मान लेता हूं मैं ऐसा। अब बताओ इसने कहा कि बताइए इन वस्तुओं की मूल्य में 50 की वृद्धि हुई, तो बताओ 50% वृद्धि होते ही खर्चा भी 50% बढ़ जाएगा, तो बताइए इसमें 50% इंक्रीज हो जाएगा खर्चा। तो बताइए 12:5:60 600 रुपए इंक्रीज हो गया, यहां पर 600 रुपए खर्चा बढ़ गया। बोलो इसमें कितनी वृद्धि हुई, तो 25%, तो इसमें 25% वृद्धि हुई, तो बताइए कितना होगा 25 × 200, 200 रुपए इंक्रीज हो गया खर्चा। और यहां 40% वृद्धि हुई, तो बताइए 40 × 5 भी 200 होता है, यानी 200 रुपए खर्चा। तो मैं कहूंगा जी खर्चा कितना बढ़ गया टोटल, तो आप कहेंगे सर 1000 रुपए बढ़ गया। 600 + 200 + 200 1000 रुपए खर्चा बढ़ गया पहले वाले खर्चे की तुलना में। पहले खर्चा कितना था 2000 + 500 यानी 2500 था, पहले 2500 रुपए खर्च कर रहा था और अब कितना खर्च करना पड़ेगा केवल उसे, तो बताओ × 100 कर लीजिए, सवाल का उत्तर आ गया। 2 जीरो यहां से कट गए, 25 का भाग 100 में 4 बार, 4 × 10, सवाल का आंसर 40%। 40% उसकी जो वे है ना उसमें क्या हुई है वृद्धि हुई है दोस्तों। तो मैं कहता हूं हमेशा डबल जीरो लगा लिया करो, प्रश्न बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे आपको 12 का 50% निकालना पड़ता, 8 का 25 निकालना पड़ता, दशमलव में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना आपको, सीधा आप क्या करो डबल जीरो लगा के प्रश्नों को हल किया करो। ये वाला सवाल बता दीजिए आप, इनकम यहां आय में 12.5 की बचत करता है और 18 की वृद्धि आय में, 20 की वृद्धि व्यय में हुई, तो बचत में क्या परिवर्तन हुआ। तो मैं यहां भी यही कहूंगा आपसे कि आपके सवाल में इसका कोई जरूरत है नहीं, आपको इसकी जरूरत है नहीं, आपको सीधा आपको कंपैरिजन पूछा है प्रतिशत कमी वृद्धि का, तो आप सीधा सीधा सवाल को हल कर सकते हैं यहां से। तो कीजिए दोस्तों, 12.5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/8, 12.5% का 1/8 होता है। तो वही बात आपकी इनकम, एक्सपेंडिचर खर्चा और ये बचत। तो बताइए इनकम कितनी 8, उसमें से बचत कितनी 1,
मैं दो दो जीरो लगा के लिख रहा हूं सीधा ही। तो बताओ खर्चा कितना का, 700 का। 800 कमाया, 100 रुपए बचत है, तो बताओ खर्चा कितने का है, 700 रुपए का। मैंने यहाँ 8 रखा है, ऊपर 1 है बचत, तो बचत 1 रखी है, तो ये बीच में 7 आएगा, दो दो जीरो लगा दिए। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, बोलो 18% इनकम बढ़ी, तो इसमें 18% की वृद्धि हुई है। तो 18 गुणा 8 144 रुपए बढ़ गया। 18 गुणा 8 144 रुपए इसकी इनकम बढ़ चुकी है भाई। खर्चा कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। तो बताइए 20% कितना होता है, तो 20 गुणा 7 140 होता है भाई। 140 रुपए उसका खर्चा बढ़ गया। बोलो इनकम 144 रुपया ज्यादा मिली, तो वो 140 रुपया ज्यादा खर्च कर रहे हो। देखो मतलब केवल भी के 4 रुपया को फायदो, यानी बचत 4 रुपए आ रही है। तो बताइए 100 के ऊपर 4 रुपए है, तो बताइए 100 पर 4 बढ़ रहा है, तो टोटल 45,000 पर कितना बढ़ेगा, ये जरूरत पड़ रही है। यहां पर परसेंटेज में नहीं दिया ना आपको, तो जरूरत पड़ गई भाई 45,000 की। यानी 100 रुपए पर आपको 4 रुपए की वृद्धि होती है। तो बताइए 45,000 पर कितनी, तो मैं इसको 45,000 बनाने के लिए 4.5 से गुणा कर दूंगा। 4.5 से गुणा कर देंगे ना अपन, तो यहां पर 1 मिनट यहां पर उसकी आय में 18 की वृद्धि हुई ना। 12.5 का मतलब 1/8, 800, 700 और 100, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर इसने बोला है 18, तो 18 इंटू 8 कितना होता है, 144, और 7 दूनी 14, 140। तो 4 की वृद्धि हो रही है, यहां पर 4 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं 100 रुपए पर। तो ये तो 4 से गुणा करेंगे तो काफी बढ़ के मिलेगा इस पर। 100 रुपए पर 4 रुपए बढ़ रहे हैं भाई, तो ये तो काफी ज्यादा आएगा। इसमें कहां गलती हुई भाई, सवाल में कोई दिक्कत है क्या? साढ़े 12% बचत करता है, आय अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18 की वृद्धि होती है, यानी 18 8 144 हो गया, 7 दूनी 14 140 हो गया, तो 4 की वृद्धि आ रही है भाई। मतलब 4/100 यानी 4% बढ़ रहा है, तो इसका 4% निकालेंगे तो आप तो इनकम तो काफी आएगी, उसकी बचत में वृद्धि आ जाएगी ना आपकी। अच्छा बचत में वृद्धि तो पूछ रहा नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। 750 से, इससे नहीं करना आप। देखो 4 रुपए 100 पर 4 रुपए बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब 45,000 का आप एक बार क्या कर दो, 1/8 कर दो। बचत 1/8 ही तो है इसकी, और 1/8 कर दिया, ये बचत आ गई। और 100 रुपए पर 4 की वृद्धि है, अर्थात 4%, तो इसका 4% निकालेंगे। 4 से 8 कट गया, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए आपके, और ये 2 बार कट गया, 2 से ये कट गया, 225 इंक्रीज होगी भाई, 225। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल। यहां हमें आय का नहीं निकालना है, 450 का नहीं, 450 से गुणा नहीं करना है आपको। बोली बचत में कितनी इंक्रीज हुआ है, तो बचत 100 रुपए की बचत होती है, तो 4 रुपए बढ़ जाते हैं, मतलब 4% बचत बढ़ गई है आपकी। तो बताओ पहले तो 45,000 में से बचत निकालो, कितनी है 12.5। तो मैंने 45,000 का 1/8 कर दिया, फिर उसका 4% निकालो, तो 4 से 8 कट गया 2 बार, इधर परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 450 में 2 का भाग देंगे, 225 रुपए, बिल्कुल इंक्रीज हुई है 225 रुपए। ये सवाल देखिए आप, आईबीपीएस पीओ में सवाल आया हुआ है। रोहित अपनी मासिक आय का 50% किराए पर, फिर शेष का 35% यात्रा पर, फिर शेष का 20% खरीदारी पर खर्च करता है। यदि यात्रा पर खर्च की गई राशि 1400 है, तो खरीदारी पर खर्च की गई राशि बताओ। देखो उसने क्या कहा, रोहित अपनी मासिक आय का 50% किराए पर, यानी सबसे पहले वो 50% कहां खर्च करेगा, किराए पर। उसके बाद में बची हुई का 35% यात्रा पर, और बेटा यात्रा पर खर्च की गई राशि 1400 रुपए दे रखी है आपको। तो मैं बोलता खरीदारी पर खर्च कितना करना पड़ेगा, और आपको पता है शेष का 20% किस पर करता है, खरीदारी पर करता है।
तो बताइए यहां से देखो, मैं कहता हूं उसकी मान लो कोई भी उसकी इनकम है, उसकी सैलरी है, उसमें से 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब 2 में से 1 खर्च करता है, तो बचा भी 1/2 ही बचा आपके पास। 1/2 गया तो 1/2 बच गया उसके। और बचे हुए का 35%, 35% का मतलब होता है 7/20, यानी अगर बचा हुआ धन 20 रुपए है तो उसमें से 7 और खर्च कर देगा, यानी 13/20 बचेगा। और ये इनकम आपको दे रखी है, ये इनकम आपको दे रखी है कितनी भाई, शेष का 35%, यानी इनकम का 1/2 का भी 13/20, यानी किराए पर 50 खर्च करने के बाद में शेष का 35% बराबर किसके है आपका 1400 के बराबर दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां से इसके बराबर में 1400 है, ठीक है। तो यहां से आप सवाल को हल कर लीजिए। 20/7, अगर इसको 35% ले ले तो ज्यादा बेटर रहेगा कटने में। 35% है, अच्छा अच्छा, ये तो यात्रा पर खर्च ही बता रहा है ना, शेष का कहीं को लेना है, 7/25 ही करो इसको। तो 7 से काट दिया 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 1 2 और 3 जीरो, तो इनकम कितनी होगी 8 के आगे 3 जीरो, 8,000 उसकी इनकम थी भाई। अब बताओ खरीदारी पर कितना खर्च करता है, तो बताओ पहले 50 किराए पर करेगा, फिर शेष का 35 उस यात्रा पर, और फिर शेष का 20% किस पर खर्च करेगा, खरीदारी पर। तो इसको ऐसे कर लीजिए, टोटल इनकम कितनी थी 8,000, उसमें से 1/2 खर्च कर दिया तो बचा कितना 1/2, फिर उसमें से 7/20 खर्च कर दिया तो 20 में से 7 गया तो 13/20, और फिर उसमें से कितना खर्च करेगा 20% किस पर, खरीदारी पर। तो खरीदारी वाला निकालना है तो 20% ऐसे कैसे रख दो 1/5, यहां 4/5 नहीं रखना है, 1/5 में से आप 5 में से 1 हटाएंगे तो शेष इनकम आ जाएगी, शेष नहीं बतानी, अपनी खरीदारी पर ही बतानी है। तो 1/5 देखो बेटा, 20 से 5 100, 100 से 2 बिंदु कैंसिल, 2 से काटूंगा 40 बार, और 40 को 13 से गुना करेंगे, 13 चौक 52, 520 रुपए। सवाल का उत्तर ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन 520 रुपए उसने खर्च किए हैं, किस पर, खरीदारी पर खर्च किया है। ये देखिए आगे एक सवाल, देखो मैं आज भी खूब सारे प्रश्न लेके आया हूं, क्योंकि मेरा मकसद जल्दी से कोर्स करवाना नहीं है, मेरा मकसद है हर प्रकार के एग्जाम्पल्स करवाना आपको, जैसे जैसे एग्जाम में पूछे गए उनको सिखाना। मेरा मैथ्स आपको पढ़ाने से मतलब नहीं है, मेरा उद्देश्य है वो मैथ्स सिखाने से, आपको मैं आपको मैथ्स सिखाना चाहता हूं। पी और क्यू की आय का 150% है, पी की आय किसकी, क्यू की आय का 150 है, और पी का व्यय है वो क्यू के व्यय का कितना है 60% है। यदि क्यू अपनी आय के 20% की बचत करता है तो पी अपनी आय से कितने प्रतिशत की बचत करता है, यानी क्यू अपनी आय के 20% की बचत करता है, तो बताओ पी अपनी आय से कितने परसेंट की बचत करता है। तो हम बात कर रहे हैं पी और क्यू की, पी और क्यू। पहले हम इनकी इनकम की बात करेंगे, फिर इनके एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, और फिर उसकी सेविंग की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां से समझते हैं सवाल को। बोलो पी क्यू के आय का कितना बताया भाई 150%, किसका, क्यू का। अब मुझे बताइए 150% का मतलब होता है 3/2, इसका मतलब क्योंकि इनकम अगर 2 है तो पी की इनकम क्या होगी 3 होगी, यानी इससे 150% है तो 3:2 आ गया ये, ठीक है। अब इसने बोला पी का जो व्यय है वो क्यू के व्यय का कितना है 60% है भाई, 60% का मतलब क्या होता है 3/5, इसका मतलब अगर क्यू का व्यय 5 रुपए है तो पी का व्यय कितना है 3 रुपए है, यानी 60% के बराबर है 3 रुपए है, ठीक है। अब बोला क्यों अपनी आय के 20% के बराबर बचाता है, यानी
उसका बचत है वो कितनी है, 20% बचाता है। क्यों? क्योंकि बचत है वो 20% है, 1/5 है। इसका मतलब 5 रुपए की इनकम में से 4 रुपया खर्च करता है। तो बताइए क्यों के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4 होना चाहिए। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होना चाहिए, 5:4 का रेशियो होना चाहिए। किसके लिए? क्यों के लिए, क्योंकि 5 में से 1 रुपया बचा लेता है वो। तो बताओ 4 खर्च कर रहा है, तो इस क्यों के लिए हमें इनको रेशियो को 5 और किस में बदलना है, 4 में बदलना है। तो सबसे पहले आप इन्हें बराबर कर लीजिए। सबसे पहला काम है हमारा बराबर करना। मैंने क्यू को यहां 5 से गुणा कर दिया और यहां 2 से, तो बताओ बराबर हो गया क्या ये? तो मैंने इधर भी इसको 5 से गुणा किया है और इसको 2 से। ऐसा करने से क्यू की इनकम और खर्चा बराबर हो गया। लेकिन मेरे को चाहिए इनकम और खर्चा 5:4 में, तो मैं क्या करूंगा, इनकम को अगेन 5 से गुणा करूंगा और खर्चे को 4 से करूंगा, तो ये 5:4 आ जाएगा। तो बताइए ये आपका 5 से गुणा होगा, ये आपका 4 से गुणा होगा। तो ये आपका खर्चा और इनकम करेक्ट आ गया। अब आपसे पूछा है पी अपनी आय से कितनी % बचत करता है, तो बताओ पी की आय कितनी रे, तो आप कहेंगे सर 25-75 रुपए, यानी इसकी इनकम है 75 रुपए। खर्च कितना करता है, 4 दूनी 8 और 8 24, 24 रुपए खर्च कर देता है। 24 रुपए क्या कर देता है, खर्च। तो बताइए 75 में से 24 गए तो 51 बचे क्या, तो 51 रुपए उसकी क्या है, बचत। तो बताइए पी अपनी इनकम का कितना % बचा लेता है, तो आप कहेंगे सर वो 51 रुपए बचा लेता है, कितने में से, 75 में से। तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बोलो 25-75, 25 चौक 100, 17 51 और 17 को 4 से गुणा करेंगे, 70 चौक 68, मतलब 68% बचत आती है किसकी, पी की। पी की बचत 68% है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एसएससी सीएचएसएल में 2023 में पूछा गया प्रश्न। इसे देखना 150% का मतलब 3/2, यानी इसकी 2 तो इसकी 3। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, यानी इसकी 5 तो उसकी 3 खर्चा है। तो बताइए पहले हम क्यू को सेम करते हैं। क्यों? क्यू के लिए हमें 20% की बचत करता है, क्यू के लिए बचत दे रखी है। तो क्यू की बचत 20 है, 4 में से 1 बचत करता है। तो बताइए 4 खर्चा करता है, 5 में से 5 इनकम 4 खर्चा। तो बताइए क्यू के लिए इनकम 5 होनी चाहिए और खर्चा 4 होना चाहिए। तो इनको 5:4 में लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हमने पहले तो इसको क्या किया है, बराबर किया है, और बाद में 5:4 से गुणा करके इसको 5:4 में बदल दिया। बस वहां से हमारे पास पी की इनकम प्राप्त हो गई और खर्चा प्राप्त हो गया। तो इनकम में से खर्चा घटा के उसकी बचत निकाल ली हमने, और जो बचत आई वो 75 पर है, तो आंसर आ गया 68%। अब हम बात करेंगे अगली टाइप। आज ये टाइप हम और देखते हैं। क्या हमारी टाइप है, उत्तीर्णांक और पूर्णांक से रिलेटेड प्रश्न। उत्तीर्णांक और पूर्णांक से रिलेटेड प्रश्नों की बात हम इस टाइप में करेंगे। तो इसमें प्रश्न कैसे कैसे हो सकता है कि जैसे मान लो आपको एक कैंडिडेट दे रखा है और उस कैंडिडेट के उत्तीर्णांक दे रखे हैं आपको कि पास होने के लिए इतना अंक लाना जरूरी है। परीक्षा का उत्तीर्णांक दे रखा है और कैंडिडेट के प्राप्तांक दे रखे हैं, जो उसने ऑब्टेन किया है मार्क्स वो इसके दे रखे हैं। और आपसे पूछा गया कि वो या तो फेल हो रहा है या उसके अंक कुछ ज्यादा आ रहे हैं। आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा जा रहा है। परीक्षा का क्या पूछा जा रहा है, पूर्णांक, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा में कैंडिडेट 2 के बारे में, 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि एक बच्चा है, मान लो उसने 120 अंक प्राप्त कर लिए लेकिन 15 से फेल हो रहा है। एक दूसरा बच्चा है जिसने 40% प्राप्त कर लिया लेकिन उसके 20 अंक ज्यादा आ रहे हैं। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करके भी सवाल का पूर्णांक भी निकाला जाता है और उत्तीर्णांक भी बताया जाता है। दोनों चीज सवाल में आप बता सकते हैं, ठीक है।
और उसके अलावा हमारे पास कई सवाल और आते हैं कि जैसे मान लो कुछ विद्यार्थी विज्ञान में फेल हैं, कुछ अंग्रेजी में फेल हैं, कुछ हिंदी में फेल हैं, उन टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके लिए। इसके बाद में हम एक क्लास और लेंगे जिसमें हम इलेक्शन वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज हम इलेक्शन वाले क्वेश्चनों की बात नहीं करेंगे, इलेक्शन करेंगे और कुछ एलिगेशन के सवाल जो परसेंटेज से रिलेटेड हैं वो हम देख करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एक क्लास इसके बाद में और होगी हमारी। अभी हम डिस्कशन करते हैं उत्तीर्णांक और पूर्णांक से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको यहां पर एक समझाऊं, जैसे कि मैंने ये बोल दिया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक जरूरी है, यानी 35% अंक जरूरी है, तो आपको उत्तीर्णांक दे दिया इसने। और ये बताया कि एक छात्र ने 118 अंक प्राप्त कर लिए, 118 अंक क्या कर लिए छात्र ने प्राप्त, लेकिन 22 अंकों से फेल हो गया। 22 अंकों से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। तो बताइए इस छात्र को इन 22 अंकों की जरूरत और है ना। अगर इस छात्र को ये 22 और मिल जाए तो क्या ये टोटल 140 नंबर लाते ही पास हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। 118 है इसके पास, 22 और इसके कम पड़ रहे हैं, अगर वो और इसको मिल जाए तो पास हो जाएगा। अर्थात 35% के बराबर होने के लिए 118 में 22 जोड़ना पड़ेगा, यानी 140 नंबर। तो बताइए 35 का भाग 140 में कितनी बार गया, तो ये 4 बार चला गया। तो बताइए 1% 4 के बराबर है, तो 100% 400, यानी पूर्णांक कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल हो सकता है आपका कि पूर्णांक आपसे पूछ सकता है। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, जैसे आपको दे दिया कि कोई दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट और दूसरा कैंडिडेट। यह बता दिया गया कि एक कैंडिडेट ने किसी एग्जाम में 32% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन वो क्या है 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 45 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है भाई, 45 अंक से फेल हो गया, ठीक है ना। और एक अन्य विद्यार्थी यहीं पर आपका, ठीक है ना, इसी एग्जाम में एक अन्य विद्यार्थी भी बैठा है आपका, और उस अन्य विद्यार्थी की बात पर हम करें वहां से, ठीक है ना, तो उसने क्या कर रखा है कि जैसे मान लो उस विद्यार्थी के अंक आ गए, मान लो 50%, 50% अंक आ गए, और वो क्या करता है 50% प्राप्त करता है जिसके 45 अंक ज्यादा आ गए, मतलब 45 अंक से पास हो रहा है वो। तो बताइए परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या होगा और पूर्णांक क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि ये अंक इसमें जोड़ते ही पास हो जाएगा, और इस बच्चे के 45 ज्यादा है तो इसमें से ये घटा दो, पास हो जाएगा। ये पास यानी उत्तीर्णांक हो गया, यहां प्लस करते ही उत्तीर्णांक हो गया। तो बताइए दोनों बराबर कर देंगे अपन। जैसे ही दोनों को बराबर करेंगे तो इनका अंतर आ जाएगा, 50 में से 32 गया तो 18%, और इधर इन दोनों का योग हो जाएगा 90। तो बताओ 1% किसके बराबर होगा, 5 के। 1% 5 के बराबर होगा, तो बताइए पूर्णांक तो हो गया 500, 100 से गुणा करते ही 500 आ जाएगा। और उत्तीर्णांक चाहिए तो 5 नंबर का 1% है, तो बताओ 45 नंबर का कितना होगा, 9%। 5 नंबर का 1% है तो 5 नाम 45, यहां 9%, तो 9 + 32 कितना होगा, 41%। यानी पास होने के लिए 41% चाहिए, और टोटल पेपर 500 नंबर का हो सकता है। तो इस टाइप के सवाल हम यहां करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सवाल, एक कैंडिडेट को उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 35% अंक चाहिए, और यदि 200 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। परीक्षा का पूर्णांक बताना है भाई। सवाल में क्या दे रखा है, 35% जरूरी है, लेकिन आए उसके 210 ही। बताओ 210 नंबर प्राप्त करने वाला छात्र फेल कितने से हो गया, 14 नंबर से। अगर उसको ये 14 और मिल जाए तो वो अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेगा, मतलब 35% उसके अंक पूरे हो जाएंगे। 35% पूरे हो जाएंगे उसके, जैसे उसके 14 नंबर ऐड किए 35% पूरा हो गया, पास हो गया।
तो बताइए 35% किसके बराबर हुआ? तो आप कहेंगे सर 35% 224 अंकों के बराबर हुआ, 224 अंकों के बराबर हो गया आपका। ठीक है, तो यहां आपका यह कर दीजिए, 35 से इसको काट लेते हैं अपन। ठीक है, मैं इसको 7 से काट लेता हूं, 7 5 35, तो मैं इसको 7 से काटूंगा, 7 21 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, मैं 5 को 20 से गुणा करूंगा, 100% हो जाएगा, तो इसको भी 20 से गुणा कर दो। तो बताइए 32 दूनू 64, 64 और एक 0 यानी 640, यानी परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 640 थे। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? 640 नंबर वाला विद्यार्थी, यानी सॉरी पेपर का है जो कितने का है? 640 वाला है, और विद्यार्थी को 224 अंक चाहिए पास होने के लिए, जबकि उसके 210 ही आए हैं। तो एक सवाल ये देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसने कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। बोलो उस छात्र ने प्राप्त कितना किया? 244, 244 अंक प्राप्त कर लिया और वो 12% से फेल हो गया। तो बताओ 12% और मिल जाता उसको। अगर 244 तो वो ले आया नंबर, लेकिन अभी भी 12% पीछे है वो। अगर उसको ये 12% और मिल जाए तो वो इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेगा। क्या? 340 अंकों का जो क्राइटेरिया है पास होने के लिए, अर्थात ये बराबर हो जाएगा 340 के। तो बताइए इसको इधर ले आइए, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 96 बचेगा आपके पास, जो बराबर में 12% के होगा। बोलो 12 का भाग 96 में, 12 8 96, 8 बार गया। तो बताइए 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू 800 के बराबर होगी। सवाल का उत्तर बी ऑप्शन आएगा। सवाल का उत्तर बी ऑप्शन आएगा। ये एसएससी सीएचएसएल में 2022 में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज के रूप में भी फेल पास हो सकता है, ठीक है ना, अंकों के रूप में भी हो सकता है। पिछले प्रश्न में यहां अंक थे, इधर परसेंटेज था, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार इधर परसेंटेज इधर अंक है, कोई समस्या नहीं है, प्रश्न एक जैसा ही है, एक ही बात है प्रश्न। इस सवाल को देखिए, इसमें दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट 31% अंक मिलते हैं, 16 अंकों से फेल हो गया। दूसरे कैंडिडेट सुनीता को 40 मिले, लेकिन उसने आवश्यक अंक से क्या है? 56 ज्यादा है। तो हम बात वही तो कर रहे हैं। पहला कैंडिडेट आपकी अनीता है और दूसरा कैंडिडेट सुनीता है। सुनीता और अनीता दो कैंडिडेट है। अनीता ने क्या किया है? 31% अंक प्राप्त किए, 31% अंक प्राप्त किए, लेकिन 16 अंकों से फेल है। इसका मतलब इसको 16 की आवश्यकता और है, इसको 16 जोड़ने पड़ेंगे तब जाके ये पास होगी। इधर सुनीता की बात करें तो सुनीता के पास 40% अंक तो हैं, 40 तो उसने प्राप्त कर लिए, और उसके पास अंक क्या है? 56 ज्यादा है। उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंक है ना, उनसे 56 ज्यादा है। इसका मतलब अगर इसके 40% में से 56 कम कर दे और अनीता के 31% में 16 और जोड़ दें, तो दोनों एक ही कंडीशन में खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि इसके 16 कम पड़ रहे थे, 16 जोड़ के पास मार्किंग यानी उत्तीर्णांक पर ले आए। इसके 56 ज्यादा थे, 56 कम करके इसको भी वहीं ले आए जहां पर अनीता पहुंची है। तो दोनों को इक्वल कर दिया ना, तो दोनों इक्वल है। बोलो 31% इधर जाएगा तो आपके पास माइनस का अंक आएगा, यानी 31 उधर जाके माइनस का होगा तो 9% आएगा। और ये 56 इधर आएगा आपका, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो बताओ 56 को 16 में जोड़ दो, 72 हो जाएगा। तो बताइए 9 का मान 72 में 8 बार जाता है, 1% की वैल्यू 8 है। तो इसने बोला उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने हैं। पूर्णांक नहीं पूछा, पूर्णांक पूछेगा तो 100 से गुणा कर दो, 800 आ जाएगा। लेकिन इसने पूछे पास होने के लिए कितने चाहिए। तो मैं कहता हूं आप चाहे 8 को 31 से गुणा कर दो, 31% निकाल लो पहले इसका। 8 का यानी 800 का 31% होता है ना, तो मैं कहता हूं 8 गुणा 31 कर लो, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है? 8 के बराबर है। तो 31 गुणा 8 करते 31 की आएगी। तो 8 एकम 8 और 8 × 3 = 24,
8 3 24, 248 अंक किसने प्राप्त किए थे? अनीता ने। लेकिन 16 से फेल हो गई थी, इसका मतलब इसमें 16 और मिल जाते तो ये पास हो जाती। तो बताओ पास होने के लिए कितना चाहिए? तो 248 में 16 जोड़ दो। पर्सन का राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, 264। पास होने के लिए 264 अंकों की जरूरत है। ये 2020 में एसएससी सीजीएल में ये एग्जाम्पल पूछा गया था दोस्तों। एसएससी सीजीएल में आया हुआ एग्जाम्पल है 2000 आपका 20 में। ये सवाल और कीजिए, इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड सवाल है ये। क्या है? 20% परीक्षा में राजीव ने प्राप्त किया है, 25 से फेल हो गया। इस एग्जाम में दो कैंडिडेट है, एक तो राजीव है और एक कौन है आपका दूसरा कैंडिडेट का मालूम नहीं है, उसको हमने अक्स मान लिया। ठीक है, राजीव ने 20% अंक प्राप्त किए हैं भाई, राजीव ने 20% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन फेल 25 से हो गया, तो 25 और मिलने चाहिए राजीव को। और ये दूसरा कैंडिडेट है वो 50% प्राप्त करता है भाई, 50% प्राप्त करता है। जो 20 अंक ज्यादा है भाई, तो इसके 20 कम करने पड़ेंगे ताकि ये राजीव के बराबर हो जाए। राजीव के बराबर कर दिए इसको। तो बताइए ये 20% इधर जाएगा तो कितना बचेगा भाई? तो आप कहेंगे सर उधर जाते 30% शेष बचेगा हमारे पास, 30% बचेगा। ये 20 इधर आएगा तो बताओ इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, क्योंकि 20 प्लस 25 45 हो जाएगा। तो बताइए 30% की वैल्यू 45 के बराबर आ गई। तो बताओ 3 से काट दो, 10% की वैल्यू 15 के बराबर आएगी क्या? 10% की वैल्यू 15 के बराबर आएगी भाई, 10% की वैल्यू 15 के बराबर। इसने बोला उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं? तो भाई कहीं भी रख दो आप। 15, 10% का मान 15 है, तो बताओ 20% का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे 15 दूनी 30, 30 नंबर वाले के 20% पूरे हो गए और 25 नंबर और मिल जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। तो बताओ 30 प्लस 25 कितना होता है? 55। यानी पास होने के लिए 55 नंबरों की आवश्यकता है। इसे देखना, 10% की वैल्यू 15 है तो 20% की 15 दूनी 30 हो गई। राजीव ने 30 अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन 25 से फेल भी तो है, तो 25 और जोड़ेंगे, पास हो जाएगा। तो 30 प्लस 25 यानी 55 नंबर पे क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। सवाल का उत्तर होगा 55। ये देखो, एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से रेशियो 11:9 का रेशियो है। 30% लड़के और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो भाई, परसेंटेज बताना है छात्रों का। देखो लड़कों का और लड़कियों की संख्या का रेशियो यानी बॉयज और गर्ल्स, बॉय और गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है वो देखो आप। ठीक है, तो वो है 11:9, 11:9। 30% लड़के और 20% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो मैं कहूंगा इसको आप दो दो बिंदु लगा के ऐसे कर लो, 1100 और 900, मतलब टोटल कैंडिडेट हो गए आपके पास 2000। 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां। अब बताओ कितने परसेंट लड़के? 30% लड़के। 30% लड़के क्या हो चुके हैं? पास। ठीक है ना? तो बताओ इसका 30% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 30 से गुणा कर दो 11 को, 11 33, 330 बच्चे पास हो गए। बच्चे कितनी पास हुई? 20%। तो इसका 20% निकाल दीजिए। तो बताइए 20 9 180, 180 बच्ची पास हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 180 प्लस 30, 330 को जोड़ दो आप, तो 510 हो जाएंगी। 510 बच्ची और बच्चे मिला के पास हो गए। कितने में से? आपके 2000 में से। तो इंटू 100, 2 बिंदु यहां से 3 बिंदु काट दीजिए। 57 में 2 का भाग देंगे आप, तो 25.5 आएगा सवाल का उत्तर, 25.5। क्योंकि 51 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25.5 आ जाएगा। सवाल का उत्तर 25.5% आ जाएगा। तो बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? 25.5%। तो CHSL 2022 में ये सवाल पूछा गया था।
तो एक सवाल वैसा ही है, इसे आप करना कि स्कूल में छात्रों की संख्या 1400 है, 35 छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के। एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले पूछे अब की बार। कौन से पूछे? अनुत्तीर्ण कैंडिडेट्स की संख्या पूछिए। कुल कितने हैं? छात्रों की संख्या 1400, जिनमें 35% कौन है? लड़कियां, ठीक है, शेष लड़के हैं। तो वही बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो मैं कहता हूं 1400 का 35% निकाल लो आप। 1400 का 35% का मतलब होता है 7/20, 20 से 500, ठीक है। 14 5 70, 70 को 7 7 49, मतलब 490 लड़कियां हैं। तो 490 1400 में से घटा दो तो 910 बच्चे बचे आपके पास। 910 क्या है? लड़के। अब बताओ, लड़का कितना पास हुआ? 80% पास होगा और लड़कियां 90%। लेकिन आपसे पूछिए अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, तो बताओ अगर 80% बच्चे पास हो गए तो फेल तो 20% ही हुए ना। तो हमें तो फेल बताने हैं, तो 20% फेल। तो बताओ इसका 20% कितना होगा? तो 2 जीरो काट दो, 91 को 2 से गुणा कर दो, तो ये 182 आएगा। इधर बच्ची 90% पास है तो फेल तो 10 ही है क्या? तो 10% फेल हो गई। तो बताइए 2 बिंदु कैंसिल हो गई, 49 एकम 49 बच्ची फेल हो गई। तो 49 को इस 182 के अंदर जोड़ दो आप, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं 18 इधर जोड़ दो, 200 हो जाएगा। उधर 31 बच गए क्या आप? तो 231। टोटल कैंडिडेट कितने? 231 कैंडिडेट फेल हो चुके, कितने में से? 1400 बच्चों में से। तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो कट गए, 14 से काट लो आप, 7 से काट लो पहले, 7 21, फिर 7 21, ये 7 से कटेगा 2 बार। 33 का आधा 16.5%, 16.5% पर्सन के राइट ऑप्शन होंगे दोस्तों। तो सवाल का उत्तर होगा 16.5, इस सवाल के आंसर होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है। हमने यहाँ आज आय व्यय बचत के ऊपर क्वेश्चन किए बहुत सारे। हमने जनसंख्या पर जो कल वाले चैप्टर में शुरू हुआ था उसको आज खत्म किया है। फिर हम आज ये यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं, इन पर और क्वेश्चन कल और बता देंगे आपको, कल और एक क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो इनके ऊपर बेस्ट आपको क्वेश्चन करवाएं। अब कल एक लेसन और लेंगे जिसमें इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ इसके ऊपर और क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको। और हम कुछ क्वेश्चन एलिगेशन पर भी करने वाले हैं और उन्हें मिलाकर ये कल का सेशन तैयार करेंगे। और कल हो सकता है कि यहीं तक, अगर हो सकता है एक सेशन में खत्म कर देंगे, नहीं हो पाया लंबी हो जाएगी क्लास थोड़ी, तो कल एक सेशन में खत्म हो जाएगा। अगर हम लंबी नहीं कर पाए क्लास को तो फिर 2 सेशन और लगेंगे। इसमें बड़ा चैप्टर परसेंटेज है, लाभ हानि है, उसके बाद में चैप्टर सारे छोटे छोटे चैप्टर होंगे। तो दोस्तों इस परसेंटेज को बेहतरीन तरीके से समझ लेना। परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक का आधार है। अर्थमेटिक अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको अगर परसेंटेज समझ में आ गया तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।